नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की, और जिसमें आज हमको प्रैक्टिस करना है 17वां प्रैक्टिस। चलिए बिना देरी किए हम प्रैक्टिस सेट अपना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पनकीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुखदीन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, ये आपको रस बताना है। तो एक बार पेन सेट कर लेते हैं। ठीक, इसमें रस कौन सा होगा? पहला विकल्प है भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस या अद्भुत रस। इसमें से आपको बताना है। तो एक बार इसका अर्थ समझते हैं। यह भयानक रस कहाँ पर होता है? जहाँ पर एक बहुत विकराल दृश्य देखने को मिले और आपको डर लगने लग जाए, वहाँ पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भी भय होता है। रौद्र रस जहाँ पर क्रोध गुस्से वाली बात हो, वहाँ रौद्र रस होगा। वीर रस जहाँ उत्साह ये सब ऐसी चीज़ें हों, वहाँ पर वीर रस। अद्भुत रस जहाँ आश्चर्य। तो ऊपर जो पंक्ति लिखी हुई है, निश्चर हीन करहु महि भुज उठाई पनकीन, तो यहाँ पर निश्चर मतलब होता है राक्षस या रात्रिचर या निश्चर, इसको बोलते हैं राक्षस। तो ये भगवान राम की प्रतिज्ञा का वर्णन है कि निश्चर हीन करहु महि, मतलब मैं इस पूरी पृथ्वी को, मही मतलब होता है पृथ्वी, मही का मतलब पृथ्वी होता है, तो पूरी पृथ्वी को निश्चर मतलब राक्षसों से विहीन कर दूंगा। और ये मैं अपनी भुजा उठा करके मतलब हाथ उठा करके प्रण करता हूँ। तो ऐसा ही मतलब दूसरी लाइन में है कि सभी मुनियों के आश्रम में जा करके और ऐसा सुख मैं उनको प्रदान करूंगा कि उनको पूजा पाठ में या नित्य कर्म में या फिर जो भी समस्याएं उनको आ रही थी उनसे उनका निवारण करूंगा। तो यहाँ पर जो रस बनेगा वो वीर रस रहेगा, क्योंकि यहाँ उत्साह का भाव है। क्रोध गुस्से वाली कोई बात इसमें नहीं की गई है, प्रण किया गया है, उन्होंने उत्साह रखा है, तो वीर रस होगा यहाँ पर। तो पहले विकल्प में सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा है, निम्नलिखित में से आपनुति अलंकार का उदाहरण है। शशि मुख पर घूंघट डाले, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजत है। यह चंद्र नहीं मुख है, रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर देखिए आपनुति अलंकार क्या है। आपनुति अलंकार इसमें होता क्या है, उपमेय में उपमान का आरोपण होता है, आरोपण होगा। ध्यान दीजिए, उपमेय और उपमान के आरोपण से संबंधित कई सारे अलंकार होते हैं। जैसे एक तो हो गया उपमा अलंकार, तो उपमा में भी उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है, लेकिन तुलनात्मक उसमें होगा, तुलना की जाएगी। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोपण और अपनुति में होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या हो जाएगा दोनों में? यहाँ पर निषेध किया जाएगा किसी चीज़ को, निषेधात्मक बात होगी, नकारात्मक एक कोई बात शब्द जरूर आएगा उसमें अपनुति में। ऐसे ही आपको रूपक अलंकार में भी मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी उपमेय उपमान मिलता है, भ्रांतिमान में उपमेय और उपमान मिलता है। ऐसे ही एक और अलंकार है भ्रांतिमान के जैसा ही, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम इस टाइम, बिल्कुल दिमाग से हट रहा। तो कई जगहों पर ये अलंकार होते हैं, मतलब उपमेय और उपमान आएगा। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है आपनुति अलंकार। तो उपमेय में उपमान का आरोपण होगा, साथ में निषेधात्मक शब्द आएगा। तो यहाँ पर शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें तो रूपक अलंकार हो जाएगा। शशि मुख में जो होगा वो रूपक है। ऐसे ही कानन कुंडल मोर, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजत है, यहाँ पर जो रस होगा वो अनुप्रास हो जाएगा, अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। तीसरा जो है इसमें, इसी में आपनुति अलंकार रहेगा, और बाकी चौथा ये जो विकल्प दे रखा है इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो इस तरीके से दूसरा वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? कार्य कारण संबंध, कार्य कारण जहां पर भी होगा वहां पर कौन से अलंकार होंगे? कार्य कारण से रिलेटेड आपको 3 अलंकार मिलते हैं। एक तो होता है विभावना अलंकार। इस वाले में, विभावना वाले में देखते हैं क्या होता है। विभावना में होगा कारण तो होगा, लेकिन उल्टा कर दिए, कारण अनुपस्थित होगा
लेकिन फिर भी कार्य हो रहा होगा तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे ये लिखा हुआ है, बिना कारण के कार्य का होना, मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार। अब देखते हैं विशेषोक्ति अलंकार क्या कहता है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण तो होता है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। एक होता है असंगति अलंकार। असंगति अलंकार में होता है कारण कहीं और कार्य कहीं और, कार्य कहीं और। जैसे एक एग्जाम्पल होता है दृग उलझत टूटत कुटुम, तो यहाँ पर असंगति अलंकार होगा। मतलब जैसे बात क्या कह रहा है, दृग उलझत टूटत कुटुम, मगर अगर किसी व्यक्ति के, मान के चलो कोई व्यभिचारी व्यक्ति है और उसका किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क हो जाता है, तो कारण तो कहीं और है लेकिन प्रभाव उसका कहाँ हो रहा है, टूटत कुटुम, मतलब परिवार उससे टूटने लग जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ कारण कहीं और हो और उसका प्रभाव कहीं और हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अन्योक्त में किसी अन्य बात के माध्यम से तो कोई दूसरी बात समझाई जाती है। तो ये चारों अलंकार इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है जैसे यहाँ पर पूछा गया है बिना कारण के कार्य का होना, वहाँ विभावना अलंकार है। ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि कार्य का अगर कार्य नहीं हो रहा है कारण होने के बावजूद भी, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ विशेषोक्ति हो जाएगा। अगर कारण कहीं और है, उसका प्रभाव या उसका कार्य कहीं और है, तो वहाँ पर असंगति अलंकार। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कौन सा अलंकार कहते हैं। ठीक, उपमेय में कल्पित उपमान मतलब संभावना की जाए, जहां पर संभावना हो। ठीक, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अपनुत अलंकार उपमेय और उपमान से संबंधित। यहाँ पर एक बारी मैं लिखे दे रहा हूँ, उपमेय, उपमेय और उपमान। ठीक, देखिए अगर भेद सहित आरोपण है, भेद सहित आरोपण, तो वहां पर हो जाएगा उपमा। और अगर भेद रहित आरोपण है, भेद रहित आरोपण है, तो वहां हो जाएगा रूपक। और अगर यहां कल्पना, कल्पना या संभावना अगर होती है, तो वहां हो जाता है उत्प्रेक्षा। और अगर निषेधात्मक आरोपण, मतलब निषेध हो और आरोपण हो, तो वहां पर आपनुति अलंकार होता है। इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उपमेय और उपमान से संबंधित। और एक चीज मिलती है, अगर आपको कहीं उपमेय में उपमान का भ्रम मिले, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। और एक अगर संदेह लास्ट तक बना रहे, किसी रिजल्ट पर ना पहुंचे, तो वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक, तो इतने आपको जो इंपॉर्टेंट है उपमेय उपमान से रिलेटेड वो मिलते हैं। तो ये सारे आप 6 फैक्ट इसके याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म गलत है, तो गलत वाला आपको ढूंढना है। ध्यान रखिए मैंने हर बारी हर प्रैक्टिस सेट में गलत वाला ही रखा है, इससे आपको 4 ऑप्शन सही वाले मिल जाएंगे और एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 4 आपको जरूर मिलना है। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री प्राणदा, यही गलत लिखा हुआ। प्राणदा नहीं, इसको अमाजू बोलते हैं, अमाजू बोला जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को। जो तत्काल कविता लिखता हो आंसू कवि कहते हैं। जो दूसरों में दोष निकालता हो छिद्रान्वेषी। जो दूसरों से बदला लेना चाहता हो उसको प्रचिकीर्षु बोलते हैं। अब बात आती है प्राणदा, ये जो लिखा हुआ है, तो प्राणदा का मतलब क्या होता है। प्राणदा का मतलब जो होगा वो रहेगा जीवन देने वाली दवा, जीवन देने वाली दवा, इसको बोलते हैं प्राणदा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कौन सा, हाँ ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संवृत स्वर है, कौन सा स्वर है जो संवृत बताना है। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख खुलने के आधार पर और इसमें 4 जो प्रकार हैं वो है, पहला संवृत स्वर, दूसरा अर्ध संवृत, और तीसरा है विवृत स्वर, और चौथा है अर्धविवृत। अर्धविवृत यहां पर बात कर रहा है संवृत स्वर की। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये 4 आते हैं संवृत स्वर में। तो इसमें से विकल्प में ये छोटी ई मिल रहा है, तो सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें अगर आप चाहें तो ओ और ए, ये इसमें आ जाएगा। बड़ा आ विवृत होता है, शेष जितने बचे वो अर्धविवृत में जाएंगे। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। स्फूर्ति किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। स्फूर्ति जो ध्वनि है वो किस प्रकार की है। चलिए ध्वनियाँ 3 प्रकार की बताई गई थी, तो मैं इसको डायरेक्टली सामने लिखे दे रहा हूँ। पहले आएगा आधा, और आधार लिख दिया यार। पहले आएगा आधा और उसके बाद पूरा अक्षर रहेगा, तो वो संयुक्त ध्वनि होती है। संपृक्त ध्वनि, दोनों तरफ पूरा, बीच में आधा। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दोनों तरफ पूरे अक्षर, बीच में आधा अक्षर, तो क्या हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि। द्वित्व ध्वनि क्या होता है। द्वित्व ध्वनि होगी, पहले कोई आधा अक्षर आएगा और फिर दूसरा होगा वही अक्षर पूरा, वही अक्षर होगा पूरा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर स्फूर्ति देखिए, पहले यहाँ पर आधा अक्षर है और बाद में पूरा अक्षर है, तो ये स्फूर्ति जो होगी वो संपृक्त ध्वनि हो जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्फूर्ति। और ध्यान रखना ये शब्दों की शुरुआत में आएंगे। जो संयुक्त ध्वनि होती है ये शुरुआत में रहती है, शब्दों के ज़्यादातर शुरुआत में ही मिलेंगी। और संपृक्त ध्वनि जैसे लिख दिया मैंने कंबल, तो इधर पूरा, बीच में जो है वो आधा अक्षर आ गया। ऐसे ही द्वित्व ध्वनि जैसे दिल्ली सबसे ज़्यादा फेमस, ये आधा और सेम वही उसके बाद पूरा आया हुआ है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसको आप थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, तो आसानी से आपका क्वेश्चन इस तरीके वाला सॉल्व हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों की शिथिलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होगा 3 प्रकार का। पहला हो जाएगा शिथिल स्वर, शिथिल या कोमल आप कह सकते हो। शिथिल स्वर, इसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद आता है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर में ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा। कठोर स्वर, कठोर में जो रहेगा वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, ये सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 8वें में सी। मांसपेशियों में शिथिलता के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो आप याद रखिए। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, इनके जो विभाजन का आधार है, विभाजन का आधार, इनका विभाजन हुआ है उच्चारण स्थानों के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हुआ है। संख्या इनकी टोटल 25 हो जाएगी, 5 वर्ग हो जाएंगे। ठीक, तो ये कुछ इतने फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना है। और इनको एक नाम और दिया गया है, इनको बोलते हैं उदित। उदित भी कहा जाता है। ठीक, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होता है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
का वर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा जिसको आहा बोला जाता है, और हा, ये इतने जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना। चलिए 11 नंबर देखते हैं। अनुस्वार का हिंदी शब्दकोश में स्थान होता है औ के पश्चात, ये बिल्कुल गलत है। सबसे अंत में ये भी नहीं, विसर्ग के बाद ये भी शब्दकोश में सबसे पहले। ध्यान रखिए हिंदी शब्दकोश जब स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से शुरू होगा, अंग से शुरू होगा, फिर चंद्र बिंदु आएगी और फिर आहा आएगा, फिर उसके बाद छोटा और फिर बड़ा, ऐसे सीक्वेंस आता है। तो इसको आप ध्यान रखना, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले अंग आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां, शब्द शक्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्दों के, तो वो 3 भेद हो जाएंगे। पहला हो जाएगा अभिधा, अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा, लक्षणा, और तीसरा होता है व्यंजना। तो ये 3 भेद होते हैं शब्द शक्तियों के आधार पर शब्दों के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकार के आधार पर शब्द कितने शब्द के भेद, तो विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 2 भेद हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा विकारी, जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है उनको बोलते हैं विकारी। और वो कौन कौन से हैं, वो है संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हैं। विकारी को हम विकारी को नहीं, दूसरा जो होता है वो होता है अविकारी, और अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं, जिनके लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होता। और इसमें आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय, ये 4 इसमें आएंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से अव्यय है तो कौन सा है ये बताना है। ठीक, चलिए आगे 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या है, मिलकर काम करना नहीं, बहुत कठिन परिश्रम ये भी नहीं, व्यर्थ का काम नहीं, फूट होना ये वाला सही है। तो 14 में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 कनौजिए 9 चूल्हे का मतलब होता है फूट होना, मतलब 8 लोग हैं और 9 जगह अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर, असीत और असीति का सही अर्थ क्या है, तो असीत जो होता है उसको गरम बोलते हैं, इसको बोलते हैं गरम या गर्म कह सकते हो, और जो असीति होता है ये 80 है। ठीक, असीति 80 बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर कौन सा, गरम और 80, ये वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, डॉक्टर साहब आज छुट्टी पर हैं, इस वाक्य में डॉक्टर साहब किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। डॉक्टर साहब, देखिए नॉर्मली जो किसी पद का नाम होगा वो तो जातिवाचक होता है, जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब आज छुट्टी पर हैं, किसी एक विशेष डॉक्टर की बात कर रहा है, किसी एक विशेष डॉक्टर की बात कर रहा है। तो जब विशेष बात करी जाएगी तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा, किसी एक व्यक्ति जो डॉक्टर है वो छुट्टी पर है आज, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब इस सेंटेंस में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। सुबह से बारिश हो रही, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सुबह से बारिश हो रही है, तो ये आपको बताना है। तो जब एक समय दिया हो और समय का प्रारंभ बिंदु पता हो, प्रारंभ बिंदु अगर पता हो, दे रखा है, तो वहां पर जो होगा वो अपादान कारक होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या होगा, अपादान। समय आरंभ पता हो, समय अंत पता हो, जैसे सुबह से शाम तक बारिश, तो ये ऐसा होगा, तो वहां पर अपादान हो जाएगा, अपादान कारक इसमें सही है 17 में। चलिए अगला देखते हैं 18। सर्वनाम में निम्नलिखित में से परिवर्तित नहीं होता है, तो लिंग, हाँ यही परिवर्तित नहीं होता, बाकी वचन कारक शब्दरूप सब बदल जाएगा, केवल लिंग परिवर्तन नहीं होता है सर्वनाम का। जैसे लिखा हुआ है वह, स्त्रीलिंग के लिए भी वह यूज होगा, पुल्लिंग के लिए भी वह यूज होगा। अब वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए वह शब्द ही यूज किया जाएगा हिंदी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं
19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण देखिए, इसको अन्य किस और नाम से जानते हैं? इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, सेम वही चीज है। या इसको हम सांकेतिक, सांकेतिक भी कहेंगे। तो इसको ध्यान रखना, वो चाहे विशेषण हो और चाहे सर्वनाम हो। तो इसमें अब देखना है पहचान क्या है इसकी। नॉर्मली कोई मान लिया एक कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, संज्ञा भी उसी के लिए आए और सर्वनाम भी उसी के लिए आए। अब वो चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, ठीक, जब दोनों आए उसके लिए तो वहां पर वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा या सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। यहां पर देखिए, वह अपने घर गया, वह सर्वनाम है, लेकिन उस लड़के के लिए या उस व्यक्ति के लिए कोई दूसरा शब्द इस सेंटेंस में नहीं आया है, तो ये नहीं बनेगा। वह मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो ये वह शब्द सर्वनाम है, मेरे भी है, लेकिन यहाँ पर यह वह ये वह इनसे बने ही आते हैं, तो वह शब्द तो सर्वनाम है, लेकिन इसमें वह या उन लड़कों के लिए कोई दूसरा शब्द इसमें नहीं यूज हुआ। जैसे कह देते वह लड़के मेरे साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे, तब ये बन जाता निश्चयवाचक सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण। उसे सुंदर लिखना आता है, उसे सर्वनाम है, लेकिन इसके साथ कोई दूसरा शब्द ऐसा ही सेंटेंस में नहीं है जो उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाए। वह लड़का बीमार है, ये वह और लड़का दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हैं, एक ही व्यक्ति। और जब ऐसी कंडीशन मिले कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए बन जाएं, तो वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता पर किसी की प्रेरणा हो, मतलब किसी के कहने पर जब कर्ता कोई कार्य करे तो वहां होता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी दो प्रकार की, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक होती है, लेकिन इतना इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो नहाना ये आपको किसी कहने पर नहीं लग रहा है, मारना ये भी किसी के कहने पर नहीं, पढ़वाना किसी के कहने पर पढ़वाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है ना, तो पढ़वाना क्या है? पढ़वाना मतलब हम किसी से कह करके बोले उसे कि तुम पढ़ो इसको। तो जो करता है वो क्या है? जो वह व्यक्ति होगा जो काम कर रहा है, मतलब पढ़ने का काम जो कर रहा है वो करता है, लेकिन करता मेरे कहने के बाद पढ़ रहा है, तो हम पढ़वा रहे हैं उससे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर प्रेरणार्थक पढ़वाना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। पूर्वकालिक खासकर पहचान कर या करके लगा होगा, जहां पर भी आप मिल जाए आपको वहां पर आप पूर्वकालिक लगा सकते हैं। ये ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अजय विजय से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती, ये सब कुछ नहीं। ठीक, अब जैसे मान के चलो अगर इसकी डिटेल देखनी है तो इसमें अजय विजय से पत्र लिखाता है, तो ये जो होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक, चलो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती, अगर ये पूछ लें तो ये द्विकर्मक है, द्विकर्मक क्रिया। किसे? बच्चे को। क्या? दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध। किसे पिलाती है? बच्चे को। द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह दरवाजा खटखटा रहा है, जब किसी मूल या काल्पनिक ध्वनि का अनुकरण करके बनती है क्रिया तो उसको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अनुकरणात्मक, तो ये अनुकरणात्मक क्रिया है। ये प्रेरणार्थक क्रिया, ये द्विकर्मक क्रिया और ये अनुकरणात्मक क्रिया। तो जितने थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, और ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन ही पूछ रहा था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदच्युत शब्द में कौन सा समास है? तो पदच्युत मतलब पद से हटाया गया जिसको, उसको बोलते हैं पदच्युत। तो यहाँ पर पदच्युत मतलब से निकल के आ रहा है, और विभक्ति चिन्ह, और विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में मिलती है, तो तत्पुरुष समास 22 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें नहीं है ये आपको देखना है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, विभक्ति चिन्ह है, इसका मतलब इसमें है। आराम के लिए कुर्सी, विभक्ति चिन्ह है, इसमें शरणागत, शरण को आया हुआ, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। हाथ घड़ी, इसमें अव्ययी भाव है, हाथ घड़ी नहीं हर घड़ी है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर हर शब्द, हर जो लिखा हुआ है पहला पद इसका लोप, इसका अव्यय हो जाएगा, तो ये अव्ययी भाव समास है। इस तरीके से
23 वाले में डी ऑप्शन सही है। चलिए 24 नंबर, वाकजाल का सही संधि विच्छेद। वाकजाल का होता है वाक प्लस जाल, तभी क्या होगा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि का एक नियम है। तो का में क्या होगा, का परिवर्तन किसमें, गा में हो जाएगा और ये बन जाता है वाकजाल। तो वाक प्लस जाल होगा, तो सही विकल्प बी वाला हो जाएगा 24 में। चलिए 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निष्फल, इसमें निस उपसर्ग है। निष्काम, इसमें भी निस उपसर्ग। निष्पाप, इसमें भी है। निषिद्ध, निषिद्ध में नी उपसर्ग लगा हुआ है, ना कि निस लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी सब में, बाकी तीनों में निस उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, निस उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर, रमेश खाना खा चुका, यह वाक्य किस काल का है। तो जहाँ चुका लिखा हुआ है, अगर कहीं भी आपको चुका, चुकी, चुके ऐसा मिलता है तो वो काल सामान्य भूतकाल होता है। चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए, या, ये, अगर लास्ट में कहीं ये वाले आपको मिल रहे हैं तो वो सामान्य भूतकाल होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब इन्हीं सबके लास्ट में है लगा मिल जाएगा। पूर्ण भूतकाल था, थी, थे मिल जाता है उसमें। तात्कालिक वर्तमान काल रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब जहां मिले वो तात्कालिक वर्तमान काल होता है। तो 26 में डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 27 नंबर देखते हैं, लड़का अचानक दौड़ने लगा, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण की पहचान मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले आप देखेंगे क्रिया, सेंटेंस में जो भी क्रिया होगी उसके साथ हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो हो जाएगा कालवाचक। तो क्रिया क्या है, इसमें है दौड़ना, कब दौड़ता है कोई जानकारी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये कालवाचक नहीं है। कैसे दौड़ा, कैसे दौड़ने लगा, कैसे से अगर उत्तर मिल रहा है तो रीतिवाचक। कैसे दौड़ने लगा, अचानक, तो यही सही है, रीतिवाचक है। अचानक इसमें क्या है, रीतिवाचक है। स्थान, कहाँ, कहाँ से जब उत्तर मिले तो वो स्थानवाचक। कहाँ दौड़ता है कोई इंफॉर्मेशन नहीं। परिमाणवाचक, कितना, कितना, कितनी, कितने, ये सब जहां उत्तर मिले तो वो क्या होगी, कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण होगा, वो परिमाणवाचक। जैसे लड़का कितना दौड़ने लगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अचानक इस सेंटेंस में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको बताना है, होठ, रामायण, फसल, फुहार। तो इसमें पुल्लिंग शब्द, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग है, ये तीनों स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है। होठ शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, सेंटेंस आप इन चारों से बनाइए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग, कौन सा स्त्रीलिंग। 29 नंबर, सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है। वो वेद आपको बताना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलती है छंदों की चर्चा, बाकी इन तीनों में नहीं है। चलिए, मतलब है लेकिन सर्वप्रथम की बात कह रहा है तो ऋग्वेद होगा। 30 नंबर प्रश्न है, चारु चंद्रलेख, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो चार चंद्रलेख के रचनाकार ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएसआई के एग्जाम में एक बारी पूछा जा चुका है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का। कैसा रहा बताइएगा जरूर। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन और यहाँ पे रखा है, गुदड़ी का लाल होना। ये कल मैंने सॉल्व करवाया था पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में, सब प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। तो वहाँ पर ये केवल एक विकल्प मैंने रखा था, छुपा रुस्तम। एक बार एग्जाम में ये भी विकल्प आया हुआ है, छुपा रुस्तम की जगह ये लिखा हुआ था। तो गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का जन्म होना, तो अगर छुपा रुस्तम या इन दोनों में से कोई मिलता है तो दोनों सही हैं, आप इनको लगा सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। तो वही मैंने सोचा कि मैंने एक विकल्प रखा था, उसका दूसरा विकल्प लिख के बताया भी नहीं, ध्यान से हट गया। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आज यहाँ पर लगा दिया था कि आप ये वाला भी विकल्प आपको मिलता है तो ये भी सही है, चाहे छुपा रुस्तम हो चाहे ये वाला हो। ठीक, तो कैसा रहा प्रैक्टिस सेट एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।